प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, आज का दिन बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मेरे निवास पर मुलाकात हुई। आगे उन्होंने लिखा कि उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत ही धन्य महसूस कर रहा हूं। उन्होंने लिखा साथ ही कि ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक मौके का साक्षी बनूंगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसके ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगतगुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। इसी बीच पीएम मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट जाएंगे। प्रधानमंत्री पद्म विभूषण से अलंकृत श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात भी करेंगे। इसे लेकर जोरदार तैयारियां भी चल रही हैं। चारों तरफ रंग रोगन का कार्य भी चल रहा है। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य जी की सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई के दौरान गवाही काफी अहम रही थी। राम मंदिर के पक्ष में अदालत में उनकी गवाही से हिंदू पक्ष का केस मजबूत हुआ था। गवाही के दौरान स्वामी राम भद्राचार्य ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख किया था और कहा था कि वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 8वें श्लोक से श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है। ये सटीक प्रमाण है। इसके बाद स्कंद पुराण में राम जन्म स्थान के बारे में भी बताया गया है। इसके मुताबिक राम जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता बहती हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है। आज अगर नापा जाए तो जन्म स्थान से सरयू नदी उतनी ही दूरी पर आपको बहती मिलेगी। ये गवाही उन्होंने अदालत में दी थी। इसके पूर्व अथर्ववेद के दशम कांड के 31वें अनुवाक्य के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है। उसी अयोध्या में मंदिर महल है। उसमें परमात्मा स्वर्गलोक से आए हैं। उन्होंने कहा कि वेद में भी राम जन्म का स्पष्ट प्रमाण है। ऋग्वेद के दशम मंडल में भी इसका प्रमाण है। रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट लिखा है कि तुलसी शतक में बाबर के सेनापति व दुष्ट यवनों ने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का ढांचा बनाया और बहुत से हिंदुओं को मार डाला था। उस दौरान तुलसीदास ने तुलसी शतक में इस पर दुख भी प्रकट किया है। यह भी गवाही के दौरान उनकी तरफ से कहा गया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर तोड़े जाने के बाद भी हिंदू साधु रामलला की सेवा वहां पर करते रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां मुसलमान कभी नमाज नहीं पढ़ता था। साधु वहीं सोते थे, प्रतीक्षा करते थे कि कब रामलला की कृपा होगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है और राम मंदिर निर्माण में अब देरी नहीं होनी चाहिए। एक दिन पहले पीएम मोदी ने जातिवाद और क्षेत्रवाद पर निशाना साधा था और कहा था कि बहन उसका भी हो जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा था कि आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती। दिव्य मंदिर
सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। तो वहीं पीएम मोदी के राम मंदिर और जातिवाद वाले बयान पर सियासी संग्राम भी मचा है। आपको इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आ रही प्रतिक्रियाओं को सुनाते हैं। इतने दिनों के इंतजार के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हो चुका है पूरा। ये अपने आप में जो कि सैकड़ों साल से जिसको विवाद बना दिया गया था, सैकड़ों साल से जिस मुद्दे को जो है वो समाधान की दिशा में कोशिश नहीं की गई, वो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में उसका समाधान हुआ, सर्वसम्मति से समाधान हुआ, सौहार्द के साथ समाधान हुआ और सभी लोग जो है वो सहमति के साथ समाधान हुआ। और आज ये खुशी की बात है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। इंडिया अलायंस से उनको इतनी आपत्ति हो गई तो हमने ठीक ही बनाया, लेकिन आप ये याद रखें कि हमने कहा ये है कि इंडिया अलायंस है और भारत जीतेगा। ये हमारा जो स्लोगन है वो भारत की जीत का स्लोगन है। जिस सरकार की बुनियाद या जिस सरकार के मुखिया की सोच धर्मवाद, जातिवाद, लोगों को बांटना, नफरत फैलाना और लोगों को बांटकर सियासत करना हो, वो लोगों से जातिवाद को कैसे खत्म कर सकते हैं? बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान के बीच आजम खां से मेल मुलाकात की भी करते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस की नजर अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक पर आ टिकी है, जिसे साधने के लिए कांग्रेस ने नया दांव चल दिया है और ये दांव जेल में बंद आजम खां के नाम पर खेला जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कल आजम खां से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। सीतापुर जेल में अजय राय आजम खां से मुलाकात करेंगे। मुलाकात से पहले अजय राय ने आजम खां को मासूम और लाचार बताया। साथ ही अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब आजम खां के साथ है। भले ही आजम खां समाजवादी पार्टी के नेता हों, लेकिन ये लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, ये भी उन्होंने कहा। यानी मध्य प्रदेश में सीट पर संग्राम के बीच अब अखिलेश को घर में ही घेरने की तैयारी है। और इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सीटों का चक्कर, यूपी में समाजवादी पार्टी से सियासी टक्कर और अब कांग्रेस की नजर आजम खान पर जा टिकी है। अखिलेश से तल्खी के बीच अजय राय आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल जाने वाले हैं, जो सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए चुनौती से कम नहीं, क्योंकि अभी तक सपा से कोई भी बड़ा नेता आजम से मिलने जेल नहीं गया। संदेश दिया गया कि नहीं, सब लोग आपके साथ खड़े हैं, कोई भी भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोलने दीजिए, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। ठीक उसी प्रकार पूरी तरीके से आजम खान साहब के परिवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनकी पत्नी को रामपुर जेल में, उनके बेटे को हरदोई जेल में, उनको सीतापुर जेल में बंद किया गया है। ये प्रताड़ना की कार्रवाई के हम सब लोग ये निश्चित तौर से हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। आजम खान साहब से हम उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके दुख और तकलीफ में उनके साथ खड़े हैं। आजम खान के मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से कांग्रेस एक्टिव है। आजम खान के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर अजय राय पिछले दिनों अपने बयान भी दे चुके हैं और कहा है कि आजम खान से बीजेपी सरकार बदला ले रही है। अजय राय ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कहा कि कांग्रेस मुसलमानों का पुराना घर है। भले ही आजम खान सपा के नेता हों, लेकिन कांग्रेस उनके लिए लड़ाई लड़ेगी, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। अजय राय यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आजम खान कांग्रेस में होते तो उनके ऊपर इतना जुल्म नहीं होता। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं, उनके साथ खड़ा होना हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता का फर्ज है, उसका धर्म है। हम लगातार आजम खान साहब को इसके पहले भी जो उनके ऊपर उत्पीड़न दमन हुआ था उस मुद्दे को भी उठाए थे। कल हमारे अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी और पूरी टीम जो है सीतापुर जेल में उनसे मिलने जा रहे हैं। आजम खान साहब के ऊपर मुकदमे की शुरुआत कांग्रेसियों ने की थी। पहले इतिहास पता कर लें और माफी मांग के तब शुरुआत करें जाने की, या जिन लोगों ने शुरुआत की है उनको दल से बाहर निकाल के फिर आगे बढ़ें। वो जल्दी में है और पता नहीं क्यों जल्दी में है, क्यों बार बार वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुसलमानों को जोड़ने पर जोर दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद की ज्वाइनिंग के बाद से कांग्रेस लगातार एक्टिव है।
कांग्रेस पार्टी ने आरएलडी के भी प्रमुख मुस्लिम चेहरों को अपने साथ जोड़ा था और अब आजम खान के जरिए कांग्रेस मुस्लिम वोटरों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। यानी अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए अजय राय ने एक और दांव खेल दिया है, जिसकी तस्वीर जेल से आने वाली है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि देखना होगा कि कांग्रेस की इस मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज सपा अब क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने उम्र को लेकर 75 से नीचे वाले फॉर्मूले को रद्द कर दिया है। अब उन सीटों पर बीजेपी मौजूदा सांसदों को टिकट देने वाली है जिनका पत्ता सिर्फ इसलिए कटने वाला था कि उनकी उम्र 75 साल से या उससे ज्यादा है। और इस बात पर मुहर तब लग जाती है जब मध्य प्रदेश में 81 साल वाले प्रत्याशियों को बीजेपी ने टिकट दे दी। आपको बता रहे हैं और अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार के लिए उम्र की सीमा नहीं रखी जाएगी। अपनी सीट बचाने वाले सांसदों को लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मौका मिलने वाला है। यानी उम्रदराज सांसद की रिपोर्ट के आधार पर इस बार टिकट दिया जाएगा। टिकट के लिए सांसदों की छवि बीजेपी की पहली प्राथमिकता होने वाली है। साथ ही तेज तर्रार और अनुभवी प्रत्याशी बीजेपी इस बार मैदान में उतारने वाली है। अब चुनाव लड़ने के लिए न उम्र की सीमा है न 75 का बंधन है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। बीजेपी में अब उम्र की सीमा समाप्त हो चुकी है। क्या बीजेपी के माननीय आजीवन चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या 75 प्लस वाला फॉर्मूला खत्म हो चुका है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के जिन मौजूदा सांसदों का टिकट इसलिए काटने की तैयारी थी क्योंकि उनके रिटायरमेंट का वक्त हो गया है, उनकी उम्र 75 साल या फिर उससे ज्यादा हो गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि जो तमाम 75 साल से उम्र के ज्यादा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके टिकट इस बार कट सकते हैं। लेकिन अब एमपी और राजस्थान का फार्मूला यूपी में अगर लागू होता है तो ऐसे सांसदों को आसानी रहेगी और कहीं न कहीं जो चर्चाएं थी टिकट कटने की 75 साल से उम्र के ज्यादा सांसदों की, अब उन सांसदों को उम्मीद है कि उनका टिकट बच जाएगा। दरअसल बीजेपी ने एमपी और राजस्थान में विधानसभा की जिन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उसमें कई ऐसे हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। ऐसे में यूपी के आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों के लिए राहत भरी खबर है। अगर पार्टी एमपी और राजस्थान की टिकट वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है तो इन सांसदों का टिकट बच सकता है। हालांकि बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाएगी। जो सांसद आसानी से चुनाव जीत सकें, पार्टी उन्हें उतारेगी। अपने क्षेत्र में सांसद की छवि अच्छी होनी चाहिए और क्षेत्र के विकास में योगदान दिया हो। यानी पार्टी प्रत्याशी को उनके क्षेत्र में छवि के आधार पर टिकट देगी, न कि उम्र टिकट काटने में आधार बनेगी। कितने लंबे समय से पार्टी और समाज के अंदर काम कर रहे हैं और इन सब बातों को लेके हम विचार करते हैं। अगर उम्र ज्यादा भी है तो भी ऐसे लोग जिनसे पार्टी को चलाने में, जिन्होंने पार्टी को चलाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे लोगों को लड़ाते हैं। जनता को अब इससे मतलब नहीं रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है, उसकी उम्र क्या है, कौन प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जारी करेगी। जनता अपने मुद्दों पे सवाल पूछ रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों को उठा रही है। मतलब साफ है, बीजेपी अब उन सांसदों को भी 24 के रण में उतारने वाली है जिनकी उम्र 75 साल के आसपास है। इस लिस्ट में बरेली से सांसद संतोष गंगवार है, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल है, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी है, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी है और कानपुर से सांसद सत्येंद्र पचौरी है, जिनके पास सियासत का लंबा अनुभव है और जो अब भी अपनी सीट पर अच्छों को मात देने की ताकत रखते हैं। उन्हें 24 के तूफानी रण में उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। – 2024 के सियासी मुहूर्त में धूर्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। आतंकवादी, नरपिशाच जैसे शब्द साधु संतों के लिए बोले जा रहे हैं और विवाद को जन्म स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो ये कि अखिलेश यादव इसी दौरान उत्तराखंड में गंगा पूजा करते नजर आ रहे हैं, जिसे अब सियासी मुद्दा भी बना लिया गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं
कैसे समाजवादी पार्टी डबल गेम की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। आपकी नीति का अर्थ होता है चोट, नीच, अधम। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी है। विवाद पर विवाद को जन्म देने वाले स्वामी मौर्य ने एक बार फिर साधु संतों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता ने संतों का अपमान किया है और उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें परमहंस आचार्य ने स्वामी मौर्य पर इनाम रखा था। स्वामी मौर्य ने कहा, बाबाओं के भेष में ये नरपिशाच है, साधुओं के भेष में ये आतंकवादी हैं, बाबाओं के भेष में अपराधी घूम रहे हैं। यूपी में इन बाबाओं की बल्ले बल्ले है। अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी हैं। सनातन पर बार बार हमला करने वाले एक तरफ स्वामी मौर्य फिर से विवादों में घिर गए हैं, तो दूसरी तरफ अब इस मसले में अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया जा रहा है और उन तस्वीरों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें अखिलेश यादव नवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं। दरअसल सनातन पछड़े संग्राम और स्वामी मौर्य के विवादित बयान के बीच अखिलेश की गंगा आरती राजनीति का शुभ मुहूर्त माना जा रहा है, क्योंकि इसी तस्वीर पर अब ओम प्रकाश राजभर के साथ ही मंत्री दयाशंकर सिंह ने निशाना साधा है। एक ही घर में पार्टी है तो मक्खर है, एक ही पार्टी में दो चूल्हा जगे एक ही घर में, तो प्रश्न तो उठता है। अखिलेश जी एक तरफ दर्शन पूजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लगा रहे हैं। तो अखिलेश जी को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है। अगर ये बयानबाजी हो रही है तो क्या वो जा रहे हैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा है। जो मैसेज जा रहा है समाज में, वो मैसेज यही जा रहा है कि अखिलेश जी अपने घर को पहले ठीक कर लें, तब उसके बाद दर्शन पूजन करें। प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हारे हैं, भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव हार गए, तब से वो जो है विक्षिप्त हो चुके हैं और अपने को चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयानबाजी करके वो चाहते हैं कि हम चर्चा में आए। ये उनको अब सुधार करनी चाहिए और इस तरह के बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। यानी जिस तरह समाजवादी पार्टी डबल गेम से बीजेपी के हिंदुत्व वाले पावर गेम को साधने की कोशिश कर रही है, वो 24 के रण में उल्टा पड़ने लगा है, क्योंकि एक तरफ स्वामी मौर्य का संत और सनातन के लिए विवादित बयान, तो दूसरी तरफ अखिलेश की गंगा पूजा बीजेपी की बिछाई सियासी बिसात पर खरा उतरने के लिए नाकाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तर प्रदेश में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सीएम योगी अब स्मार्ट क्लास को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी दिशा में आज गोरखपुर के स्कूलों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की है और बच्चों को टैबलेट भी बांटे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसी राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो उसे समर्थ बनाना पड़ेगा और समर्थ बनने के लिए वहां की शिक्षा को संस्कार युक्त बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही हर व्यक्ति के भीतर आत्म अनुशासन की भावना पैदा करने और राष्ट्र के मुद्दों से जुड़ाव और समर्पण का भाव पैदा करने का सशक्त माध्यम है। वहां की शिक्षा को संस्कार युक्त बनना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर आत्मानुशासन की भावना पैदा हो सके, समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को अपना मुद्दा समझने की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर
इन सभी भावनाओं को अगर कहीं से हम समावेश करा सकते हैं, उसका सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है तो वह शिक्षा होगी। जैसी शिक्षा होगी वैसा चरित्र होगा, जैसा चरित्र होगा समाज की वैसी दिशा होगी, और समाज जैसे चलेगा राष्ट्र उस दिशा में दौड़ पड़ेगा। और इस दृष्टि से हम सबको पूरा का पूरा दारोमदार अगर किसी एक वस्तु पर, एक चीज पर टिकी हुई है समर्थ और सशक्त राष्ट्र की, तो वह आप सबके परिश्रम और आप सबके पुरुषार्थ पर टिकी हुई है। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।